हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के विज्ञान का पहला पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण। इस वीडियो में हमने पूरा चैप्टर बहुत शॉर्ट में समझाया है। ये हमारे 7 पेजों के नोट्स हैं। इसमें हमने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां आप हमारे नोट्स देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सर जी की क्लास। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसको समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। देखिए, रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें नए उत्पाद बन जाते हैं और उनके गुण जो होते हैं पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे आप पेपर जलाते हैं तो आप देखते हैं राख बन जाती है, तो राख जो बन जाती है वो नया उत्पाद है, क्योंकि वो बिल्कुल पेपर से अलग है, ठीक है, और उसके जो गुण हैं वो बिल्कुल नए हैं। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। आमतौर से हम किसी भी चीज को जलाएं तो वह रासायनिक परिवर्तन होता है। अब रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। रासायनिक परिवर्तन का जो तरीका है, किस प्रकार से रासायनिक परिवर्तन हुआ, वही आपका रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक परिवर्तन एक सी ही बात है। यदि आप पेपर को फाड़ देते हैं तो वो रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उसमें नए पदार्थ नहीं बनता है, नई चीज नहीं बनती, उसके गुण नए नहीं होते हैं, वो भौतिक परिवर्तन है। अब रासायनिक अभिक्रिया तो हो गई। रासायनिक अभिक्रिया के संकेत क्या है, प्रेक्षण क्या है, या रासायनिक परिवर्तन में आपने क्या क्या देखा? आपने पेपर जलाया था तो आपने देखा कि गर्मी निकल रही थी, तापमान बढ़ रहा था, ऊष्मा निकल रही थी, गर्मी निकल रही थी, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। आपकी अवस्था में भी चेंज आया था, गैस भी निकली थी, तो पेपर आपका ठोस होता है तो गैस बदल गया थोड़ा सा, तो ये भी हो सकता है। रंग उसने देखा, आपने काला पड़ गया था तो रंग में परिवर्तन हो सकता है। गैस निकली थी, वो तो आपने देखा ही था। तो ये सारी बातें किसी भी रासायनिक परिवर्तन में या रासायनिक अभिक्रिया में हो सकती हैं, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया तो हो गई। रासायनिक अभिक्रिया आप बताना चाहते हैं किसी को तो कैसे बताएंगे? तो उसको दर्शाने का जो तरीका है, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने का जो तरीका है, ये रासायनिक अभिक्रिया, इसको दर्शाने का जो तरीका है वो कहलाता है समीकरण। तो समीकरण क्या हुआ भाई? समीकरण जो होता है, देखने में आपको पता नहीं है क्या कैसा दिखेगा। जैसे कि आपने अखबार जलाया था तो वो उसको आप कैसे बताएंगे? या अब मैं दूसरा उदाहरण लेता हूं। हमने मैग्नीशियम का एक रिबन लिया, ठीक है, मैग्नीशियम के रिबन को जलाया। जलाने का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कराना। किससे क्रिया कराना? ऑक्सीजन से क्रिया कराना। तो मैग्नीशियम के रिबन को हम जलाएंगे तो क्या बन जाता है? एक पाउडर बन जाता है जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है ये इन दोनों से अलग है। जो चीजें आपने शुरू में प्रयोग की, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाया, तो इन दोनों के मिलने से क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपका अलग चीज बन गई, ये आपकी नई चीज बन गई, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। अब हमने क्या किया? जो कुछ हमने चीजें ली, मैग्नीशियम लिया हमने, ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन में जलाया हमने, तो इन दोनों को जो है हमने प्रयोग किया, तो उसको हमने, आपने देखा कि इस तीर के निशान से पहले लिख दिया। तो ये तीर के निशान से जो पहले लिखी जाती हैं चीजें जो हमने प्रयोग की, इसे बोलेंगे अभिकर्मक। क्या बोलेंगे? इसे अभिकर्मक। और जो चीज बन गई है हमारी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है, वो तीर के निशान के बाद लिखेंगे, ठीक है। और ये कहलाएगा हमारा उत्पाद, ठीक है। क्या कहलाएगा? उत्पाद। तो इस तरह शब्दों में हमने जो लिख दिया पूरी समीकरण, ये शब्दों में लिख दिया ना पूरी समीकरण, जो कुछ हमने लिया, जो बन गया, वो शब्दों में लिख दिया। तो इस समीकरण को बोलेंगे हम, शब्दों में लिखने को क्या बोलेंगे? शब्द समीकरण। क्या बोलेंगे इसे? शब्द समीकरण, ठीक है। अब चलते हैं हम, ये रासायनिक समीकरण हमारी क्या होती है। देखिए, हमने अभी जो शब्दों में लिख दिया था, शब्दों में जो लिखा था उसको हम जो है छोटा सा लिख देते हैं। मैग्नीशियम की जगह पर हमने लिख दिया Mg। क्या लिख दिया? Mg। और ऑक्सीजन जो गैस होती है उसकी जगह पर हमने लिख दिया O2, ठीक है। ये बीच में प्लस का निशान इसलिए डालते हैं क्योंकि ये दोनों चीजें जुड़ रही हैं, ये दोनों चीजें मिल रही हैं, आपस में अभिक्रिया कर रही हैं। जितनी चीजें अभिक्रिया करेंगी वो तीर के निशान से पहले लिखी जाएंगी और जो बनेंगी वो बाद में। आपका ये जो MgO हमने लिखा है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए लिखा है, तो मैग्नीशियम से Mg और ऑक्साइड का O, ठीक है। तो ये आपकी समीकरण हमने प्रतीक में लिख दी, संकेतों में लिख दी, ठीक है।
तो इस संकेतों में लिखने का मतलब क्या हुआ कि आपने जो ये प्रतीक में लिख दी है इसको हम बोलेंगे असंतुलित समीकरण। ठीक है, क्या बोलेंगे? असंतुलित समीकरण। और कोई भी चीज प्रतीक में लिखते हैं तो उसको हम रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, अब आपकी जो ये प्रतीक में लिखी है ये हमने नीचे भी प्रतीक में लिखी हुई है समीकरण, एक समीकरण हमने ये ऊपर लिखी है और एक ये नीचे लिखी हुई है। तो दोनों में क्या फर्क है? ये संतुलित है और ये असंतुलित है। देखिए ऐसा है कि संतुलित जो होती है वो समीकरण हमारी ऐसी समीकरण होती है जिसमें दोनों तरफ, इधर वाली तरफ तीर के निशान के इस तरफ और तीर के निशान के उस तरफ, दोनों तरफ जो होता है प्रत्येक तत्व के जो परमाणु होते हैं वो बराबर मात्रा में होते हैं। अब आप कहेंगे जी क्यों होते हैं बराबर मात्रा में? तो हमारा द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो ये कहता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में दोनों ओर जो है क्या होना चाहिए? रासायनिक समीकरण में दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। हर एक तत्व के जो परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो आपने यहाँ देखा कौन कौन से तत्व हैं हमारे? यहाँ एक मैग्नीशियम है, एक हमारा ऑक्सीजन है। तो ये दोनों जो है अंदर जा रहे हैं और हमारा ये MgO बन रहा है। तो इसमें दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान नहीं है। क्यों? देखिए यहाँ पर आप ऑक्सीजन के कितने अणु जा रहे हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणु अंदर जा रहे हैं। ठीक है, और निकल कितने रहे हैं? यहाँ पर 1 परमाणु निकल रहा है ऑक्सीजन का। तो इसको हमें बराबर करना होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया? हमने यहाँ आगे 2 लगा दिया। याद रखिए आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं लगाना आपने। ठीक है, आपको इसके नीचे जो है यहाँ कुछ नहीं लगाना है। समझ में आ गई बात? आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं, आगे हमने 2 लगा दिए तो इससे हमारा MgO डबल हो गया, दुगना हो गया। जब MgO दुगना हो गया तो इसका मतलब Mg भी 2 हो गए और ऑक्सीजन भी हमारी 2 हो गई। कितने Mg हो गए? 2, और ऑक्सीजन भी 2 हो गई। अब हमने जो ऑक्सीजन हमारी यहाँ पर कितनी थी? 2 थी जो अंदर जा रही थी, और बाहर कितनी निकल रही है? 2 निकल रही हैं। तो ये तो ऑक्सीजन तो हमारी जो है संतुलित हो गई। अब मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम हमारे कितने यहाँ पर? 2 हैं, 2 हो गए हैं। तो हमने इस Mg के आगे भी जो है यहाँ पर 2 लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नीशियम भी यहाँ पर हमारे 2 हो गए। तो ये याद रखिए इस तरह से हमारे संतुलित हो गई समीकरण। ये Mg हमारे यहाँ 2 हो गए हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, और ऑक्सीजन हमारी जो थी वो यहाँ पर 2 जा रही थी और ये 2 ही बाहर निकल रही है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि संतुलित किस प्रकार से करना आपने। अब आप देखिए इसमें हमने अन्य सूचनाएं भी दी हैं। ये अन्य सूचनाएं क्या हैं जो हमने तीर के निशान के ऊपर लिखनी होती हैं? ये समीकरण को पूरा करने के लिए जरूरी है भी क्या, किन हालात में ये समीकरण पूरा हुआ। भी तापमान क्या था, कितना तापमान पे समीकरण हुआ वो लिखना होता है, कितना दबाव था वो लिखना होता है, और उत्प्रेरक कौन सा हमने प्रयोग किया। उत्प्रेरक ये जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें हों, पर ये हो सकती हैं। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि हम इसको पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं समीकरण को, जिसकी उपस्थिति में ये समीकरण जो होता है या ये अभिक्रिया जो होती है वो हो सकती है, जो इनकी अभिक्रिया को पूरा करने में हेल्प करता है, उसकी मदद करता है। ठीक है, वो इसमें भाग नहीं लेता है, वो उसकी मदद करता है। तो ये आपका उत्प्रेरक होता है। समझ में आ गई बात? अब आप देखिए कि हमने ये समझ लिया कि रासायनिक समीकरण क्या होती हैं, उनको संतुलित कैसे करते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ लिखा है कि ये S, देखिए छोटा छोटा S लिखा है ना, तो ये क्यों लिखा है? ये हमारी इस मैग्नीशियम की अवस्था को बताने के लिए लिखा है कि ये किस अवस्था में है। ये हमारी S जो है ठोस अवस्था को बताता है। क्या बताता है? ये ठोस है ये। और अगर ये यहाँ L लिखा होगा तो ये द्रव अवस्था कहलाएगी। कोई चीज अगर द्रव अवस्था में तो उसके लिए L प्रयोग करेंगे, कोई चीज गैस अवस्था में तो उसके लिए हम G प्रयोग करेंगे। जैसे हमने यहाँ प्रयोग किया है, ऑक्सीजन हमारी गैस थी तो हमने G प्रयोग किया है। ठीक है, और इसके बाद अगर आपकी कोई चीज जो है विलयन के रूप में है, जलीय विलयन के रूप में, तो उसके लिए हम AQ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये आपको मैंने बताया कि रासायनिक समीकरण क्या होता है और वो कितने प्रकार का होता है, और उसको लिखते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है, और उसको कैसे संतुलित करते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये हैं हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी कितने प्रकार की होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? पहला हमारा है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में आप देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं।
अब आप देख रहे हैं कि इस समीकरण में देखिए, ये एक कैल्शियम ऑक्साइड हमने लिया जिसे बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। Ca मतलब कैल्शियम, O मीन्स ऑक्साइड, ठीक है। और पानी में हमने इसमें पानी डाल दिया है, ये H2O जो लिखा है ये पानी का सूत्र है, तो ये पानी हमने डाल दिया इसमें, तो हमारा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो हमने बिना बुझे हुए चूने में पानी डाला, दो चीजों को मिलाया, इन दोनों चीजों को हमने मिलाया और क्या बन गई हमारी, बुझा हुआ चूना बन गया, एक चीज बन गई। तो जब दो चीजें मिला करके या दो से ज्यादा चीजें मिला करके आप एक चीज बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं, तो वो हमारा होता है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया आपको समझ में आ गई। अब आपने ये जो उदाहरण लिया है, इसमें आप ये देखिए, इस बिना बुझे हुए चूने को हम जो है कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, याद रखिए। और ये हमारा सीमेंट इंडस्ट्री में भी प्रयोग होता है। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि एक हमारी चीज हमने ली जो सीमेंट इंडस्ट्री में प्रयोग होती है, एक एक्स जो है वस्तु, हमने कोई चीज ली, मटेरियल लिया और उसको हमने पानी में डाल दिया, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, क्या चीज बनेगी, और जो चीज बन भी गई है तो हमारी जो होती है सफेदी करने में प्रयोग होती है। तो आप यही वाली पूरी समीकरण लिखेंगे, याद रखिए। और ये समीकरण जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये जो हमारी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो चीज होती है, ये हमारी सफेदी करने में भी प्रयोग होती है, ठीक है। और ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है हमारा, ये बिना बुझा हुआ चूना, ये सीमेंट इंडस्ट्री में प्रयोग होता है। अब आप एक चीज और देखिए कि इसमें जो है ये ऊष्मा निकल रही है, तो ये इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि घरों में एक ड्रम में जो है किसी पेंटर ने जो है एक चीज डाली जिससे कि वो पानी गर्म हो गया और उसने उससे सफेदी कर दी। तो वो बताइए क्या चीज डाली थी और वो समीकरण क्या होगा। तो ये पूरा समीकरण आपको उसमें लिखना होगा और उसमें ये चीज उसने डाली थी कैल्शियम ऑक्साइड, और ये चीज बन गई थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया था, बिना बुझा हुआ चूना बन गया था, ठीक है। अब इसमें ऊष्मा निकली, से वो गर्म हो गई थी, जो उसका जो जिस चीज में वो डाला वो आपका जो है बर्तन गर्म हो जाएगा। अब ऐसी जो क्रियाएं होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कि ये ऊष्मा निकल रही है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलेंगे, ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। इनको ऊष्मा उन्मोची अभिक्रियाएं भी बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी या ऊष्मा उन्मोची अभिक्रियाएं जिनमें की ऊष्मा निकलती है, ठीक है। तो इन सब इसी अभिक्रिया का एग्जाम उदाहरण जो है आप ये भी दे सकते हैं। ये जो है दोनों प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया भी है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। वियोजन अभिक्रिया में आप बिल्कुल उल्टा कह सकते हैं, एक अधिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। तो एक अभिकारक जो होता है, जैसे आप ये देखिए, ये हमारा एक अभिकारक है, आयरन सल्फेट जो है हमारा एक अभिकारक है, इसको फेरस सल्फेट भी कहते हैं। तो ये हमारा जब हम गर्म करते हैं, इसको ऊष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो ये हमारा तीन चीजों में टूट जाता है। एक ये हमारा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरी सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो एक से हमारी तीन चीजें बन गई, ये एक, दो और ये तीसरी, तीन चीजें बन गई एक से। तो आप देख रहे हैं कि एक से टूट करके ज्यादा चीजें बन रही हैं। तो आप याद रखिए, तीर के निशान से पहले जब भी एक चीज दी हुई होगी और बाद में आपकी जो है ये ज्यादा दे रखी हैं, तो आप समझ लेना कि ये आपकी वियोजन अभिक्रिया है। याद रखिए, तीर के निशान से पहले जो है एक चीज दे रखी होगी, और अगर तीर के निशान के बाद एक चीज दे रखी हो तो वो आपकी पहले वाली हो जाएगी, ये संयोजन अभिक्रिया। और अगर तीर के निशान से पहले एक चीज दे रखी है तो आपकी वियोजन अभिक्रिया होगी, ठीक है। अब आपका जो है ये अभिक्रिया जो मैंने बताई है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसमें हमने क्या प्रयोग किया, ऊष्मा का प्रयोग किया है वियोजन करने के लिए। तो जब हम ऊष्मा का प्रयोग करते हैं वियोजन करने के लिए, उसे बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन। क्या बोलेंगे उसे, ऊष्मीय वियोजन। इसमें जो हमने फेरस सल्फेट लिया है, Fe फेरस, और SO4 जो होता है सल्फेट होता है, इसका रंग हरा होता है। जब आप इसको गर्म करते हैं तो इसमें 7 अणु जो होते हैं पानी के होते हैं वो उड़ जाते हैं और इसका रंग जो होता है हरे से सफेद हो जाता है। सफेद होने के बाद और ज्यादा गर्म करते हैं तो फिर ये जो होता है इन तीन चीजों में टूट जाता है। एक हमारा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड।
ये सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है, इससे हमें पता लग जाता है कि ये हमारा टूट गया है, ये तेज गंध वाली गैस होती है। ठीक है, तो इसलिए कई बार ये जो प्रश्न है इस तरह से पूछ लेते हैं भी एक हमने पदार्थ को गर्म किया और उसमें तेज गंध वाली गैस निकली तो उसका समीकरण लिखिए, तो आप ये पूरा समीकरण लिख देंगे। वो पदार्थ आपका फेरस सल्फेट होगा और जो गैस निकली वो सल्फर डाइऑक्साइड होगी जो तेज गंध की है। इसीलिए इस प्रयोग को करते समय जो गैस है हमारी नाक में ना चली जाए, इसलिए हम उसको थोड़ा टेढ़ा रखते हैं, नाक से दूर रखते हैं, ध्यान रखते हैं इस चीज का। ठीक है, और तीसरा जो ये पदार्थ हमारा जो बनता है परख नली में जो बचता है, आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड जो है, ये लाल भूरे रंग का होता है। तो ये आपसे पूछ लेते हैं कि लाल भूरे रंग का पदार्थ बना और उसमें तेज गंध वाली गैस निकली तो वो समीकरण क्या होगा। तो ये समीकरण आपको पूरा उसमें लिखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है और बहुत पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो समीकरण है, देखिए इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने लेड नाइट्रेट लिया है। लेड नाइट्रेट जो होता है रंगहीन होता है, ये पीबी जो होता है ये लेड होता है, ये हमारा लेड, और NO3 जो होता है ये नाइट्रेट। तो इसमें कौन सी गैस निकलेगी, क्योंकि यह नाइट्रेट है तो इसमें हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। यहाँ हमारा सल्फेट था, देख रहे थे ना आप, सल्फेट था ऊपर, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी क्योंकि यहाँ पर सल्फेट था, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी। ठीक है, अब आपने इसको भी गर्म किया लेड नाइट्रेट को, ठीक पहले वाले क्रियाकलाप की तरह, तो उसमें भी आप ऊष्मा दे रहे हैं। ठीक है, गर्मी दे रहे हैं, तो इसमें हमारा ये 3 हिस्सों में टूट जाता है। एक हमारा लेड ऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और तीसरा ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ये हमारी जो लेड ऑक्साइड बनता है पीला या भूरे रंग का होता है, लाल भूरे रंग का, और ये जो गैस निकलती है इससे हमें साफ पता लग जाता है कि हमने लेड नाइट्रेट लिया है। क्या गैस निकलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये भूरे रंग की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेते हैं, एक हमने चीज को गर्म किया और उसको गर्म करने भूरे रंग की गैस निकली, तो वो क्रिया आप लिख करके बताइए, समीकरण लिखिए। तो आपने ये पूरा समीकरण उसमें लिखना है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये भूरे रंग की गैस हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है और ये इसी में ही निकलती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा किस ढंग से प्रश्न पूछा जा सकता है। ऊष्मीय वियोजन का कुछ भी उदाहरण पूछेंगे तो आप इनमें से कोई सा भी उदाहरण दे सकते हैं, दोनों में से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक बात और रह गई है, अब ये हमारी अभिक्रियाएं जिनमें कि हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है, आप देख रहे हैं ना ऊष्मा देनी पड़ रही है हमें, तो ऊष्मा देनी पड़ रही है, तो ऊष्मा जब आप देंगे तो क्या होगा, ऐसी अभिक्रियाओं को जिसमें कि हमें ऊष्मा देनी पड़ती है या प्रकाश देना पड़ता है या विद्युत देनी पड़ती है, तो उसमें हम तीनों रूप में ऊर्जा दे रहे हैं। किसी भी रूप में अगर आप ऊर्जा दे रहे हैं, चाहे ऊष्मा के रूप में, चाहे प्रकाश के रूप में, या फिर आप विद्युत या बिजली के रूप में, तो उन्हें हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का भी ये उदाहरण हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा दूसरा वियोजन जो है वो होता है विद्युत वियोजन। तो विद्युत वियोजन में क्या करते हैं आप, विद्युत वियोजन में हम विद्युत का प्रयोग करते हैं, बिजली का प्रयोग करते हैं। बिजली के द्वारा जो है जब हम वियोजन करते हैं, करंट के द्वारा हम जब वियोजन करते हैं तो उसे बोलते हैं विद्युत वियोजन। हम उदाहरण लेते हैं, पानी लिया हमने, पानी में से हमने बिजली पास करी, तो विद्युत धारा गुजारी या बिजली पास करी, तो आप क्या देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये पानी एक चीज थी हमारी और ये हमारी दो चीजों में टूट गई, एक हाइड्रोजन गैस में टूट गया और दूसरा ऑक्सीजन गैस में टूट गया। O2 मतलब ऑक्सीजन गैस और H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आप ये 2 लगा रहे हैं, देखिए गैस कोई भी उसके लिए हम जो है नीचे 2 लगा देते हैं, H के अंदर भी 2 लगा दिया और O के अंदर भी हमने नीचे 2 लगा दिया। ठीक है, उस अकेला H नहीं लिखा जाएगा। अब आप एक बात और देखिए, इसमें ये आगे सबसे आगे भी 2 लगा हुआ है H के आगे, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे 2 पानी के जो हैं अणु टूट करके हाइड्रोजन के 2 अणु बना रहे हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु बना रहे हैं। इसलिए हाइड्रोजन गैस की जो मात्रा होगी वो हमारी ऑक्सीजन गैस से दुगनी होगी। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपकी जब पानी का वियोजन करते हैं तो उसमें कौन सी गैस दुगनी मात्रा में निकलेगी, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो दुगनी मात्रा में निकलती है। याद रखिए, पानी में से विद्युत धारा जो है अगर आपने गुजारनी हो तो उसके लिए थोड़ा सा उसमें अम्ल मिलाना पड़ता है, एसिड मिलाना पड़ता है, नहीं तो पानी जो होता है वो विद्युत धारा को पास नहीं होने देता, वो उसका कुचालक होता है।
इसलिए जो है इसमें थोड़ा सा हम लोग मिला देते हैं। तीसरी बात यह है कि जो हमारी ये हाइड्रोजन गैस जो होती है ये हमारी कैथोड पर इकट्ठी होती है और ऑक्सीजन गैस जो होती है ये एनोड पर इकट्ठी होती है। ये दोनों हमारे जो है बिजली के से जुड़ी हुई दो रॉड होती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है? प्रकाशीय वियोजन तीसरी टाइप है हमारी, तीसरी प्रकार है वियोजन की। इसमें हम सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करते हैं, सूर्य के प्रकाश के द्वारा वियोजन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बड़े आसान सी बात है। इसमें उदाहरण देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। ये आप जो है सिल्वर क्लोराइड ले रहे हैं, Ag जो है ये सिल्वर है और Cl जो है ये क्लोरीन है, तो ये सिल्वर क्लोराइड बन गया। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, सूर्य के प्रकाश में रख दिया किसी भी प्लेट में, और जब आप इसको रख देते हैं तो ये भूरे रंग का हमारे को सिल्वर मिल जाता है और क्लोरीन इसमें से निकल जाती है। क्लोरीन गैस है, फिर इसमें नीचे 2 लगाया हुआ आप देख रहे हैं, Cl क्लोरीन होता है। तो ये जो भूरे रंग, ये ब्लैक कलर का होता है, ये काले रंग का या धूसर रंग का, तो Ag हमारा जो होता है ये काला या धूसर रंग का होता है, ये हमें मिल जाएगा। तो ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि हमने एक पदार्थ को सूर्य में रख दिया तो वो काले रंग का पदार्थ मिला, तो बताइए वो क्या पदार्थ था? तो वो हमारा सिल्वर क्लोराइड था। ठीक है, या सिल्वर ब्रोमाइड भी हो सकता है, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी हो सकती है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सिल्वर क्लोराइड को जो है वो काले रंग के बर्तन में क्यों रखा जाता है, काले रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है? वो इसीलिए रखा जाता है क्योंकि वहां पर सूर्य का प्रकाश उसमें अंदर नहीं पहुंच पाता, तो इससे ये जो होता है इसका वियोजन नहीं हो पाता है, सिल्वर क्लोराइड का वियोजन नहीं हो पाता है। इस वियोजन से बचाने के लिए हम इसे काले रंग की बोतलों में रख देते हैं। ये जो हमारी अभिक्रिया है ये हमारी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी प्रयोग होती है, शाम श्वेत फोटोग्राफी में भी प्रयोग होती है। तो याद रखिए इसमें हमारे काले रंग का जो है सिल्वर बन जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपसे कई तरह से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो 3 प्रकार के वियोजन हो गए आपके, पहला ऊष्मीय, दूसरा आपका हो गया विद्युत वियोजन और तीसरा प्रकाशीय वियोजन। तीनों के उदाहरण भी बता दिए। आपको कुछ नहीं करना है, इनके बारे में कुछ भी पूछा जाए तो आप ये जो शॉर्ट में बताया गया है सिर्फ ये पूरा आप इन्हें लिख दीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। सामने मैंने बोर्ड में भी बताया कि कौन कौन से बोर्ड में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? ये हमारी अगली प्रकार है अभिक्रिया की, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है धक्का मार के बाहर निकाल देना। इसमें क्या होता है, एक चीज जो ज्यादा अभिक्रियाशील चीज होती है वो हमारे कम अभिक्रियाशील को उसकी जगह से हटा देती है। अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, यानी कि उसको हटा देता है वहां से। तो आप कैसे पता करेंगे भी कौन सा तत्व जो है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है? तो इसके लिए मैंने आपको एक सीरीज लिख के दी है, ये देखिए, ये एल्युमिनियम, 4 चीजें ली है मैंने, ये ज्यादा पूछी जाती हैं तो इसलिए इनको शॉर्ट में मैंने ले लिया। एल्युमिनियम Al है, उससे ज्यादा सबसे अभिक्रियाशील है एल्युमिनियम, उससे कम अभिक्रियाशील मैंने जिंक लिया है। ठीक है, जिंक को Zn बोला है, और ये उससे कम अभिक्रियाशील मैंने आयरन लिया Fe, और उससे कम अभिक्रियाशील कॉपर। तो ये 4 जो हैं हमारे तत्व लिए हैं। वैसे ये काफी बड़ी होती है अभिक्रियाशीलता श्रेणी, तो मैंने इसको छोटे में लिया है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आलू जरा Zn फीके Fe Cu क्यों, तो आलू जरा फीके क्यों है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब आप याद रखिए ये ज्यादा अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील को बाहर निकाल सकता है। एल्युमिनियम जिंक को बाहर निकाल सकता है, एल्युमिनियम आयरन को भी बाहर निकाल सकता है, एल्युमिनियम कॉपर को भी बाहर निकाल सकता है, लेकिन कॉपर आयरन को बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि वो कम अभिक्रियाशील है। कॉपर जिंक को भी बाहर नहीं निकाल सकता और कॉपर एल्युमिनियम को भी बाहर नहीं निकाल सकता, उसको नहीं हटा सकता। ठीक है, अब आप देखिए एक समीकरण आपके सामने दिया हुआ है, ये कॉपर सल्फेट है, ये नीले रंग का होता है, CuSO4, Cu होता है कॉपर और SO4 होता है सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट बन गया, ये नीले रंग का होता है। इसमें हमने आयरन की कील डाल दी, Fe डाल दिया, या यूं भी कह सकते हैं कि आपने कॉपर सल्फेट को आयरन के बर्तन में डाल दिया, जैसे मर्जी ले लीजिए। तो क्या होगा, ये आयरन जो होगा इस कॉपर को बाहर निकाल देगा। ठीक है, आयरन इस कॉपर को धक्का मार देगा, बाहर निकाल देगा, और कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा और कॉपर को अलग कर देगा। तो आयरन इस कॉपर को बाहर निकाल देगा और कॉपर को अलग कर देगा। ठीक है,
और खुद आयरन उसकी जगह घुस जाएगा तो क्या बना देगा, आयरन सल्फेट। क्या बना देगा, आयरन सल्फेट। ये आपका हरे रंग का होता है, ठीक है। कौन से रंग का होता है ये, हरे रंग का। तो ये आपका सोल्यूशन जो होगा या विलयन जो होगा हरे रंग का हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका जो ये कॉपर है ये भूरे रंग का होता है, तो ये आपका उस कील पे जमा हो जाएगा जो आपने डाली है, या फिर जिस बर्तन में आपने इसको डाला है उस बर्तन में छेद हो जाएंगे, क्योंकि वहां से आयरन जो है वो निकल जाएगा और वो कॉपर में घुस जाएगा, कॉपर को धक्का मार देगा और उसकी जगह ले लेगा, तो इसलिए वहां बर्तन में छेद हो जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, काफी इंपॉर्टेंट समीकरण है, जो कि अलग अलग ढंग से पूछी जाती है। जैसे मैंने दोनों तरीके से बताया कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो होता है वो नीला है, तो बाद में उसमें कील डालने पर वो हरा क्यों हो जाता है, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकते हैं, या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कॉपर सल्फेट को जो है वो आप जो है उसमें आयरन की कील डालेंगे तो क्या होगा, या फिर आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को आयरन के बर्तन में डालते हैं तो क्या होता है। तो ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इसी में आपने ये सारी समीकरण लिखनी है और जो बातें मैंने बताई है वही आपको बतानी है। अब दूसरा समीकरण देखिए, उसमें आपने आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट जो होता है उसके अंदर हमने जिंक डाल दिया है, ठीक है। फेरस सल्फेट Fe फेरस है और SO4 आपका सल्फेट है, ठीक है। तो क्या होगा, जिंक जो होता है ये भी ज्यादा रिएक्टिव है, ये कॉपर आयरन को बाहर निकाल देगा। जिंक जो है जब आयरन को बाहर निकालेगा तो आयरन आपका अलग हो जाएगा, ठीक है, और जिंक उसकी जगह लेकर के जिंक सल्फेट बना देगा, ठीक है। क्या बना देगा, जिंक सल्फेट बना देगा। तो ये आयरन काले रंग का होता है, ये आपका अलग उसमें हो जाएगा। तो फेरस सल्फेट का जो रंग होता है वो हरा होता है और जिंक सल्फेट आपका रंगहीन होता है। तो ये सोल्यूशन जो था आपका, ये आपका विलयन हर रंगहीन बन जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो याद रखिए, अगर हम इसमें यहाँ Zn की जगह पर कॉपर डाल देते हैं तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि कॉपर जो होता है वो आपका जिंक की जगह नहीं ले सकता। वो कॉपर आपका आयरन से कम रिएक्टिव है, कम अभिक्रियाशील है, इसलिए वो आयरन को नहीं हटा सकता, ठीक है। आगे बात समझ में। अब हम चलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती हैं। देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया जो होती हैं वो उसमें दो अभिकारक जो होते हैं, जैसे ये आपका एक अभिकारक है और ये दूसरा अभिकारक है। इसमें ये दोनों जो होते हैं अपने आयनों का आदान प्रदान कर देते हैं, यानी एक दूसरे से लेन देन कर लेते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ बेरियम जो है इसने सल्फेट ले लिया, बेरियम ने सोडियम से सल्फेट ले लिया, ये बेरियम क्लोराइड है। क्या ये बेरियम क्लोराइड, ये बेरियम होता है Cl क्लोराइड। तो बेरियम ने सोडियम से सल्फेट ले लिया, क्या बनाया, बेरियम सल्फेट, ठीक है, BaSO4। तो ये आपका बेरियम सल्फेट बन गया। और क्लोरीन अपनी इसने सोडियम को दे दी, या Na सोडियम है तो क्लोरीन इसने इसको दे दी, तो क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इन दोनों ने अपने आयन आदान प्रदान कर दिए। तो इसमें आप देखिए, खास बात, ये जो बेरियम सल्फेट बना है ये हमारा जो है घुलता नहीं है, नीचे बैठ जाता है, इसको अवक्षेप बोलते हैं, सफेद रंग का होता है, ठीक है। तो अवक्षेप ऐसी चीजें होती हैं जो अविलय होती है, घुलती नहीं है, वो हमारी नीचे बैठ जाती है। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम जो है अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हम आयनों का आदान प्रदान होता है और अवक्षेप जरूर बनता है, और वो भी अविलय होता है, ठीक है। याद रखना, इसको अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और इसमें आप ये पूरा लिख दीजिए तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं 2 बार ही पूछी जा चुकी है पिछले सालों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट हमारी जो है अभिक्रिया है वो है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में अब क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो जुड़ जाती है किसी भी चीज में, किसी भी आपकी धातु में ऑक्सीजन जुड़ गई। जैसे आप देखिए कॉपर में ऑक्सीजन आपकी जुड़ रही है, ये O हमारी ऑक्सीजन है और ये कॉपर में जुड़ रही है, तो क्या बन रहा है, CuO। Cu कॉपर है तो CuO, Cu में O लग गया, पहले Cu में O नहीं था ना, अब यहाँ Cu में O लग गया है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, ये हुई उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो उपचयन अभिक्रिया में O जुड़ जाता है, क्या होता है, O जुड़ जाता है, और यहाँ आप देख रहे हैं O जुड़ गया,
तो इसको बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ये काफी जो है इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, काफी महत्वपूर्ण है। जैसे ये कॉपर का पाउडर लिया था हमने, लाल भूरे रंग का होता है, इसको तेज गर्म किया तो हवा में उपस्थित जो हमारी ऑक्सीजन होती है, ये O2 हमारी ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला है, तो उससे ये क्रिया कर लेता है और कॉपर ऑक्साइड बना देता है जो काले रंग का होता है। ठीक है, ये पूछ लेते हैं एक भूरे रंग के चूर्ण को हमने गर्म किया तो हवा में, तो बताइए क्या होगा और वो भूरे रंग का चूर्ण क्या है। तो आप लिखेंगे वो कॉपर है जो हमने भूरे रंग का चूर्ण लिया, और एक काला पदार्थ बन जाएगा जो कॉपर ऑक्साइड होगा, और उसमें ये पूरी अभिक्रिया आप लिख देंगे। काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, 2 बार पूछी जा चुकी है पिछले सालों में। ठीक है, उसके बाद आ जाइए अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया जो है बिल्कुल उल्टी होती है उपचयन से। आप ऊपर वाली अभिक्रिया में देख रहे थे ऑक्सीजन जुड़ रही थी, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ने के अलावा उसमें हाइड्रोजन निकल भी सकती है, उसका उदाहरण हमने नहीं लिया है, तो उसमें हाइड्रोजन निकल रही है तो भी हमारी उपचयन अभिक्रिया होगी। अब अपचयन अभिक्रिया में जो है हाइड्रोजन जो है जुड़ सकती है या फिर हमारी ऑक्सीजन निकल सकती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन निकलना या हाइड्रोजन जुड़ना वो क्या कहलाएगा, हमारा अपचयन। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर हमारा जो मैंने ऊपर वाला कॉपर ऑक्साइड लिया है, ये वाला ही, ठीक है, इस पे से जब मैंने हाइड्रोजन गैस गुजारी तो क्या हुआ, इस कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई और ये कॉपर बन गया, ये Cu बन गया। तो पहले Cu के साथ O लगा हुआ था, आप देख रहे हैं ना, अब ये Cu के साथ O नहीं है तो इसमें से निकल चुका है, तो इसका क्या हो गया, क्योंकि O निकल गया तो क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन, ऑक्सीजन का निकलना। क्या हो गया, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन निकल गई तो अपचयन हो गया। ठीक है, और इधर देखिए आप, हाइड्रोजन जो है ये हमारी H2 हमने जो गुजारी थी उसमें जो है वो जुड़ गया है, ये जुड़ गया है तो इसका उपचयन हो गया जो ऊपर बताया था मैंने। तो क्या हो गया, वो हमारे हाइड्रोजन का उपचयन हो गया और ये पानी बन गया। ठीक है, तो आप ये दोनों पदार्थ को आप ध्यान रखना कि जिसमें ये O लगी होती है, जिसमें O लगा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक या उपचायक। क्या बोलेंगे, उपचायक या ऑक्सीकारक। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन दे देता है। ठीक है, और ऑक्सीजन देने के बाद ये क्या बन जाता है, कॉपर बन जाता है। ठीक है, अपचयित हो जाता है तो क्या बन जाता है, कॉपर बन जाता है। और जिसमें ऑक्सीजन नहीं लगी हुई है, जिसमें वो नहीं लगा हुआ, वो हमारा कहलाएगा अपचायक। क्या कहलाएगा, अपचायक, क्योंकि ये ऑक्सीजन ले लेता है, ले करके क्या बन गया, इसका पानी बन गया, H2O बन गया। ठीक है, तो हमारा हाइड्रोजन से क्या बन गया, पानी बन गया, इसने ऑक्सीजन ले लिए और ये अपचायक कहलाएगा क्योंकि इसमें O नहीं है और ये O ले रहा है। ठीक है, याद रखना ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दोनों चीजें हो रही हैं, हमने बताया इसमें क्या हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। देख रहे हैं ना आप, यहाँ इसका अपचयन हो रहा है और यहाँ पर इसका जो है ये हाइड्रोजन से जो ये बन रहा है ये उपचयन हो रहा है, तो दोनों काम हो रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, दोनों की दोनों, और पूछी गई हैं तो इसलिए अच्छी तरह से लर्न कर लेना। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा संक्षारण। संक्षारण जो होता है ये हमारा हवा, पानी या अम्ल के संपर्क में आने से जो धातु होते हैं उनकी अपनी ऊपरी परत जो होती है वो झड़ जाती है या खराब हो जाती है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे संक्षारण। तो क्या आपने देखा होगा, इसका बहुत आसान सा उदाहरण है कि हवा के संपर्क में आने पर लोहे में क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। देखा है ना आपने, क्योंकि वहां हवा में पानी भी होता है तो उससे जंग लग जाता है। उस जंग को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो उससे वो लोहे की ऊपरी परत खराब हो जाती है। ऐसे आपकी सिल्वर जो होती है, चांदी जो होती है वो काली पड़ जाती है, चांदी के गहने भी काले पड़ जाते हैं। तो क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि सिल्वर जो होती है हवा में उपस्थित सल्फर से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना देती है। क्या बना देती है, सिल्वर सल्फाइड, जो काले रंग का होता है, इससे सिल्वर काली पड़ जाती है या चांदी काली पड़ जाती है। कॉपर हमारा जो होता है, कॉपर के बर्तन हरे हो जाते हैं, तो वो क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो कॉपर कार्बोनेट बना देता है, हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है कॉपर, और कॉपर कार्बोनेट बना देता है। ठीक है, अब आप जो है इसको कैसे रोक सकते हैं, देखिए रोकने के क्या उपाय हैं। पहला यशद लेपन। यशद लेपन में हम क्या करते हैं, हम जिंक की परत जो होती है वो आयरन के ऊपर हम चढ़ा देते हैं। आपने देखा पीने के जो हमारे पाइप होते हैं
उनके पीने के पानी के उनके ऊपर जो होते हैं नीले नीले से होते हैं, उन पर जिंक की परत चढ़ाई होती है। उस जिंक की परत चढ़ाने को यशद लेपन बोलते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, जिंक जो होता है वो खुद ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, लेकिन हमारे आयरन को क्रिया नहीं करने देता है और आयरन पे जंग नहीं लगता है। दूसरा है हमारा विद्युत लेपन। विद्युत लेपन में आपने देखा होगा कि एक जो धातु की परत जो होती है दूसरी धातु पे चढ़ा दी जाती है बिजली का प्रयोग करके। जैसे आपने देखा होगा कि क्रोमियम की परत जो होती है वो हमारी आयरन पर चढ़ी होती है। साइकिल के ऊपर आपने देखा होगा चमकीली चमकीली सी जो होती है साइकिल की, वो सुंदर भी लगती है देखने में, तो क्रोमियम चढ़ा होता है। ठीक है, तो उससे जो होता है वो हमारे जंग उन पे नहीं लगता, क्योंकि उनका हवा से कम संपर्क नहीं हो पाता। इसे बोलते हैं विद्युत लेपन। ठीक है, पेंट करना तो आम बात है, आपने देखा होगा कि लोहे की चीजों पे पेंट करते हैं जिससे कि वो हवा के संपर्क में ना आए और इससे उन पे जंग ना लगे। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा विकृत गंधिता। विकृत गंधिता में क्या होता है, वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री का उपचयन हो जाना। आपने देखा होगा कि हम जो भी घी वाली या तेल वाली चीजें हैं अगर हवा में रख दें तो उनमें से बदबू आने लगती है, स्वाद बिगड़ जाता है, उनका स्वाद या गंध उनकी बदल जाती है, तो उसको हम बोलते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, क्योंकि उनका वो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं और उनका उपचयन हो जाता है। ठीक है, और वो ऑक्साइड बना देते हैं, तो उससे वो जो है उनका स्वाद बिगड़ जाता है और गंध बिगड़ जाती, गंध आने लगती है, उनमें स्वाद बिगड़ जाता है। अब इसको कैसे रोकेंगे आप, तो रोकने के हमारे क्या तरीके हैं, इसमें रोकने का तरीका है हमारा कि आप इसमें प्रतिऑक्सीकारक यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिऑक्सीकारक क्या चीजें होती हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि उनको ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करने देते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप उनको वायुरोधी बर्तन में भी रख सकते हैं। वायुरोधी बर्तन में रख के क्या होगा, वायुरोधी बर्तन ऐसे बर्तन होते हैं जिनमें हवा जो होती है नहीं जा पाती है और उससे जो होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर पाएंगे। तेल घी जो है ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर पाएंगे, उनमें जो खाद्य सामग्री में जो तेल घी है वो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर पाएगा। उसके अलावा क्या होता है कि हम नाइट्रोजन गैस का प्रयोग भी कर लेते हैं। आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट जो होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, जिससे कि वो हवा से क्रिया नहीं कर पाते हैं नाइट्रोजन अंदर भरी रहने के कारण, तो उससे वो ऐसे की ऐसे कुरकुरे रहते हैं। ठीक है, और उनका विकृत गंधिता नहीं हो पाती है। शीतलन द्वारा भी आप जो है विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। शीतलन मतलब कि आप जो है फ्रिज वगैरह में रख देते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनका जो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन से क्रिया है, वो धीमी पड़ जाती है और वो नहीं हो पाती है, तो उससे वो खराब नहीं होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये पूरा चैप्टर जो है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप हमारे इस वीडियो को जो है अगर आपने पसंद किया हो तो दूसरे बच्चों के साथ जरूर शेयर करना और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप आगे की वीडियो जो है वो देख सकें। ठीक है।